नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल भौकाल तरीके से तैयार होंगे। जितने भी छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भौकाल जारी है, सिलेक्शन की अब आपकी बारी है। इस बात को बताते हुए मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। आज सारे क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो सीधे तौर पर प्रहार करेंगे हिस्ट्री के ऊपर। ये एक ऐसी सीरीज चल रही है जिस सीरीज को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था सीरीज को? सुपर 1000। इस सीरीज का नाम ही सुपर 1000 था क्योंकि इसके अंदर सवाल भी सुपर 1000 के लेवल के ही हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर समझा देना चाहूंगा कि यहां जो सुपर 1000 आपको देखने को मिल रहा है ये कोई आम क्वेश्चन नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे तौर पर आपके एग्जाम में आएंगे। और यहां पर मैंने आपको पहले ही ये बात का स्पष्टीकरण दिया था कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चन 300 करा दिए जाएंगे, जो कि करा दिए थे। अब शुरू होता है हिस्ट्री का ताबड़तोड़ तरीके से यहां शुरू होते हैं। 300 क्वेश्चन की शुरुआत है। आज पहला सेट है जिसे सेट 1, क्योंकि ये सेट 1 है तो इसके अंदर आज 100 क्वेश्चन आज होके ही रहेंगे। तो जब तक हिस्ट्री के 100 सवाल नहीं हो जाते बराबर क्लास चलती रहेगी, ताबड़तोड़ चलती रहेगी। ठीक है, याद रखना। जितने बच्चे क्लास में आए फटाफट मुझे बता दीजिए, हिस्ट्री कोई आम सब्जेक्ट नहीं होता और इसी वजह से ये क्लास कंप्लीटली आपका रिवीजन जो है कर देगी। ये क्लास कंप्लीटली आपके रिवीजन के लिए डेडिकेटेड है। जो ऐसे बच्चे हैं, मैं एक विशेष जानकारी आपको यहीं दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि जीत सर आप लोगों को यानी कि मैं आप लोगों को अलग से थ्योरी भी कराऊं, तो आप थ्योरी कमेंट जरूर कर देना। थ्योरी कमेंट कर देना ऑफलाइन, यानी क्लास जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद थ्योरी कमेंट कर देना। दूसरा, आपको एक और कमेंट करनी है, उसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं मैं एंशिएंट के अलग से तकरीबन 150 क्वेश्चन कराऊं, मिडाइवल के अलग से 150 क्वेश्चन कराऊं, एंड यहां पर मैं मॉडर्न के अलग से आपके, या फिर ऐसा करिए कि मैं एनसीईआरटी के 200, मिडाइवल के 200 क्वेश्चन कराऊं और इसके 300 क्वेश्चन कराऊं। कहने की बात ये हुई कि यहां पर 3 मतलब 2 2 4 3 700 क्वेश्चन इसके कराऊं, नाम टॉप 500 ही रखेंगे। तो कहने की बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सेपरेटली भी मैं आपको हिस्ट्री कराऊं, यानी कि कहने की बात ये हुई कि मैं एंशिएंट आपको अलग कराऊं, मिडाइवल आपको अलग कराऊं और इसके बाद मॉडर्न आपको अलग कराऊं। हालांकि मॉडर्न की कई सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, मॉडर्न को देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बेहतरीन ढंग से। ये पूरा रिवीजन होगा, इसमें मिक्स हिस्ट्री होगी। ये सिर्फ इसलिए क्लास कराई जा रही है ताकि आप अपने आप को जान पाएं कि आप कितने पानी में हैं। अगर इस क्लास के 100 क्वेश्चनों में अगर आप 50 ही छोड़िए, अगर आप 60 सवाल से ज्यादा सवाल सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे क्वेश्चन कितने हैं? 100 में से अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर इससे कम क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो भाई आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ये ही प्यार की बात है। चलिए स्पीड से 100 क्वेश्चन करवाने हैं और सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। एंशिएंट इसमें मिक्स होगी, मिडाइवल इसमें मिक्स होगी, मॉडर्न इसमें मिक्स होगी। मिक्स क्वेश्चन क्यों? ताकि आपकी जो दिमाग की सोचने की क्षमता है वो बढ़ पाए। अगर मैं सेपरेट क्वेश्चन रखूंगा, वो चैनल पे आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो चैनल पे आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अगर कभी भी आपका पढ़ने का अलग लेवल का जी करता है, आप सर्च कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री बाय जीत राणा, आपको पता लग जाएगा। उसी में आपकी चीजें भी आपकी बेहतर ढंग से हो जाएंगी। ये रहा प्लेलिस्ट, इसमें आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ये सुपर 1000 सीरीज चल रही है, ये सीरीज है, इसके अंदर शुरुआती क्लासेस हो चुकी है। अब ये क्लास आ जा रही है किसकी? हिस्ट्री की। चलिए, अगर आप तैयार हैं तो कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ताबड़तोड़। लेट्स स्टार्ट द भौकाल। अब फेंक के मारे जाएंगे क्वेश्चन, यदि आप हैं तैयार। ठीक है, चलिए बिल्कुल मिलेगी सुपर 1000 की। ठीक है, सीजीएल वाले में तो देख ही सकते हैं, एंशिएंट चल रहा है सीजीएल वाले में, वो थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, वहां आप देखना, वहां जाओगे आप। लेकिन आप लोगों का एग्जाम का लेवल भी सीजीएल जैसा होता है, तो आपको वो क्लास देखनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लीजिए भाई, आपके लिए पहला सवाल हिस्ट्री, जैसा मैंने बताया तीनों हिस्ट्री में मिक्स है। ये एक रिवीजन क्लास है। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर सिलेबस हो गया तो बता दीजिएगा, आपके लिए प्राइम क्लास है, बेस्ट। इसके अंदर एंशिएंट, इसके अंदर मिडाइवल, इसके अंदर मॉडर्न, तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा पहला सवाल, फेंक के मारा है। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुलाम वंश के शासकों को व्यवस्थित करना है क्रम से। मैं थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूं। सबसे पहले आप देखना, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कुतुब ऐबक आपको देखने को मिलेगा। ऐबक के बाद इल्तुतमिश देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश के बाद कौन देखने को मिलेगा? या बहुत छोटा करता हूं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऐबक के बाद आराम शाह के बाद आपको देखने को मिलेगा इल्तुतमिश के बाद आपको देखने को मिलेगा रुकनुद्दीन आपको देखने को मिलेगा। रुकनुद्दीन के बाद रजिया के बाद बहराम शाह देखने को मिलेगा। बहराम शाह के बाद मसूद शाह देखने को मिलेगा। उसके बाद नसीरुद्दीन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नसीरुद्दीन देखने को मिलेगा। नसीरुद्दीन के बाद देखने को मिलेगा आपको बलबन के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन? कैकुबाद देखने को मिलेगा। ठीक है, और कैकुबाद के बाद देखने को मिलेगा कैमुशर्स देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से ये पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इन सबका कार्यकाल बहुत ज्यादा जरूरी होता है बाबू। ठीक है, इन सबका कार्यकाल बहुत जरूरी होता है। जैसे ऐबक का कार्यकाल है 1206 से लेके 10 तक, इसका बाबू सिर्फ 1211 में है। इसका 1211 से लेके 35 है। ठीक है, इसका 1235 से लेके 36 है। रजिया का 36 से 40 है, 1236 से 40 है। इसका 1240 से 42 है, 40 से 42 है। मसूद का 44 से 1242 से 46 है। इसका 40 से 65 है, 1246 से 65 है। इसका 65 से 87 है, 1265 से इसका 87 है। इसका 1287 से 89 है, 1287 से 89 है। और इसका बाबू 1289 से 90 है, 1289 से 90 है। बताइए कोई दिक्कत हुई? ये लेवल आपको चाहिए, इतना सारा कंटेंट आपको कम से कम पता हो। ठीक है, पोल आएगा। करेक्ट आंसर बताइए क्या है इसमें लेवल? रुकनुद्दीन फिरोज शाह से शुरुआत होगी क्या? रुकनुद्दीन के बाद बहराम। ठीक है, रुकनुद्दीन, बहराम, अलाउद्दीन मशहूद, नसीरुद्दीन महमूद। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये क्रम भी लगभग ठीक लग रहा है। बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह पहले नहीं आ सकता। नसीरुद्दीन, बहराम शाह बाद में नहीं आ सकता। बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद, नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज। नहीं, पहला क्रम सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। पहला बिल्कुल सही था, ए इज द करेक्ट आंसर। पोल के लिए अभी व्यवस्था की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आपको पोल भी देखने को मिलेगा, व्यवस्था की जा रही है निश्चित तौर पर। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, पोल की व्यवस्था की जा रही है। बताइए क्लियर है? क्लास को लाइक कर दीजिए ना, अभी तो मजा आएगा भाई, मत जानी लाइफ, आगे बढ़िए। हाँ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम है? और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पूछा है कि इनका आरोही क्रम कौन सा है। आरोही यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, वो आरोही क्रम होता है। ठीक है,
अब मुझे बताइए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करता हूं, कम से कम आपको इनकी राजधानी पता हो, राजधानी पता हो। राष्ट्रकूटों की राजधानी है मान्यखेट, मान्यखेट राजधानी है। इनके संस्थापक है दंतीदुर्ग, संस्थापक है दंतीदुर्ग। संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग देखने को मिल जाएंगे, दंतीदुर्ग संस्थापक है। बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। आप मुझे बताइए, यहां तक कोई समस्या है क्या? यहां तक कोई समस्या है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए कोई समस्या। ठीक है, फटाफट बताइए। सबसे छोटा क्या होता है बाबू? सबसे छोटा होता है भुक्ति। सबसे छोटा आपको देखने को मिल जाएगा कि क्रम इसका क्या है। क्रम की बात करते हैं, ठीक है, क्रम की हम बात करते हैं, फटाफट बताइए। देखो क्रम ऐसे चलता है, भुक्ति, विषय और राष्ट्र, भुक्ति, विषय और राष्ट्र। ठीक है, भुक्ति, विषय और राष्ट्र आपको देखने को मिलता है, नहीं विषय मिड में आएगा, भुक्ति, विषय और राष्ट्र, कुछ इस प्रकार का क्रम आपको देखने को मिलता है, भुक्ति देन विषय देन राष्ट्र। ठीक है, ये आरोही क्रम आपका हो जाएगा, आरोही असेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आरोही, विषय और राष्ट्र। राष्ट्र सबसे अलग इकाई होगी, ठीक है, सबसे सेपरेट इकाई होगी। भुक्ति मिनिमल इकाई होगी, ठीक है, मिनिमल इकाई होगी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फटाफट से इल्तुतमिश के बारे में आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने देखने को मिल रहा है पोल, पोल के अनुसार आप जवाब दे सकते हैं बेहतरीन ढंग से। ये रहा आपके सामने पोल, पोल के अनुसार जवाब दीजिए, बेहतरीन लेवल का सवाल है, ठीक है, और बेहतरीन लेवल का जवाब चाहिए। जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का है, इसका वंश कौन सा? वैसे वैसे तो सर इसका वंश है शमशी या इलबरी, और इसकी जो डायनेस्टी है, सल्तनत है कौन सा? दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में है, सल्तनत में है, और ये गुलाम वंश में है, गुलाम वंश में है, गुलाम वंश में है एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैं जवाबों की बात करूं, उसकी शादी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से हुई थी, करेक्ट स्टेटमेंट है। वह लाहौर का गवर्नर था, नहीं है। उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, अच्छा ठीक है। वो कहां का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था, बदायूं गवर्नर था, वो बदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था बाबू? बदायूं का गवर्नर, वह आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसके जितने भी एस्पिरेंट थे, मेजरली एस्पिरेंट का सवाल गलत है, जवाब गलत है। उसमें देखने को मिला कितने बच्चे थे, परसेंटेज केवल 34% बच्चे सही थे। अब आप देख लो, आप 34% में लाइक करते हैं, किसमें लाइक करते हैं? समझ में आई बात? कहां का था? बदायूं का। बदायूं कहां? यूपी में। बदायूं कहां बाबू? यूपी में आपको देखने को मिल जाता है बदायूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल चौथे नंबर का देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में वहाबी आंदोलन का नेता था? वहाबी आंदोलन के नेता के बारे में पूछा जा रहा है, तो फटाफट से आप बता देंगे वहाबी आंदोलन के नेता के बारे में, वहाबी आंदोलन के नेता के बारे में फटाफट से आप बता देंगे। ठीक है, वहाबी मूवमेंट के बारे में आप बताएंगे बिना किसी परेशानी के, वहाबी मूवमेंट के बारे में आप बताएंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बिना किसी परेशानी के बताइएगा। ठीक है, वहाबी मूवमेंट के बारे में देखो, बहुत लंबे समय पहले स्टार्ट हुआ है, अलग अलग एरियाज ने वहाबी मूवमेंट के द्वारा कवर किए गए हैं। अब इसी के बारे में अगर मैं बात करूं, यह है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी आपको देखने को मिल जाएंगे, डी डी इज द करेक्ट आंसर। सैयद अहमद बरेलवी आपको देखने को मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के, मेरे ख्याल से आप याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलो पूछा जाता है कई बार, एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल आता है कि जब वहाबी आंदोलन को शुरू किया गया तो 1826 में इसका हेडक्वार्टर क्या था? इसका हेडक्वार्टर क्या था 1826 में? तो वहाबी आंदोलन का हेडक्वार्टर इन 1826, 1826 में इसका हेडक्वार्टर क्या था? पटना था, इसलिए थोड़ा जरूरी है, पटना था इसलिए थोड़ा जरूरी है। अहमद बरेलवी, वहाबी बरेलवी, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाता है, वहाबी और बरेलवी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने पहली बार दो राष्ट्र के सिद्धांत की मांग की थी? बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये सुना है आपने? बेहतरीन, ये सुना है नहीं सुना है? तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये किसके द्वारा गाया गया है? दुराज की थ्योरी इलाहाबाद में सामने आती है, इलाहाबाद में 1930 की बात है, इलाहाबाद में 1930 की बात है। मुस्लिम लीग का सेशन चल रहा था, क्या चल रहा था? मुस्लिम लीग का सेशन चल रहा था, मुस्लिम लीग सेशन, मुस्लिम लीग का सेशन चल रहा था, मुस्लिम लीग का सेशन बाबूजी चल रहा था। और यहां पर आपको देखने को मिलता है ये स्टेटमेंट पारित किया जाता है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, याद रखना, इलाहाबाद में स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमें दो राष्ट्र चाहिए, वी वांटेड टू नेशन थ्योरी, वी वांटेड टू नेशन थ्योरी, ये इन्होंने कहा था मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद अली जिन्ना फिर प्रत्यक्ष मांगने कब आया? लियाकत कौन है? ये है पाक का पहला पीएम, पाक का पहला पीएम है ये, ठीक है, राइट, याद रखिएगा। और रहमत अली कौन है भाई साहब? सर रहमत अली वो है जिन्होंने 1932 और 33 के मध्य पाकिस्तान शब्द दिया था, इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। अच्छा, ये सब बहुत, ये जो वो है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस बहुत तगड़े लेवल पे डिजाइन कराए हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। पाकिस्तान में पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, के फॉर कश्मीर, आई फॉर इंडस, इस्तान से बलूचिस्तान। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, इन्होंने पहली बार कहा था कि वी वांट पाकिस्तान, पहली बार यहां पर इन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान मांगा था। ठीक है, याद रखना। ये कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, स्टूडेंट फ्रॉम कैम्ब्रिज, स्टूडेंट फ्रॉम कैम्ब्रिज, स्टूडेंट फ्रॉम कैम्ब्रिज, स्टूडेंट फ्रॉम कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के छात्र हैं, इनके द्वारा ही ये बात कही गई थी, क्या आप याद रखेंगे? बहुत बेहतरीन, खुल के खेलो। चलिए अगला सवाल, छठा, निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शों और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ाया था? कहने की बात है कि हमें जितने भी भारतीय धर्म के दर्शन है, ठीक है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, उन सब के ऊपर जोर दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया? फटाफट से इसके बारे में आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, फटाफट से इसके बारे में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बिना परेशानी के, बिना परेशानी के इसके बारे में आप बताएं, बिना परेशानी के। देखो बाबू, करेक्ट आंसर की बात करें, आसान हो जाएगा आंसर, ठीक है, आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर क्या है? दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत बहुत आसान है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मेरी बात को समझना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आप जानिए, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है, मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। ठीक है, कहां होती है? न्यूयॉर्क में होती है, न्यूयॉर्क में होती है भाई, मैडम ब्लावात्स्की, मैडम ब्लावात्स्की, मैडम ब्लावात्स्की, वात्स्की,
मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा होती है। इसी की वजह से इंडिया के अंदर काफी सारे लोग भारत आए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें कि भाई इंडिया के अंदर जो इसकी स्थापना हुई है वह सबसे पहले कहां हुई थी? अडियार में हुई थी। भारत में पहली ब्रांच अडियार में। भारत में पहली ब्रांच कहां खुली है? अडियार में। ब्रांच अडियार, ADYAR, अडियार इंडिया में हुई है। ये जो एनी है, एनी भारत में का भाई 1893 में भारत में आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम की वजह से। बढ़िया लेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप मुझे बताइए रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, ब्रह्म समाज 1828 में आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रह्म समाज भाई राजा राम मोहन रॉय, राजा रॉय मैं लिख देता हूं, राम मोहन रॉय, RM रॉय, राजा RM रॉय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो मुझे बताइए रामकृष्ण मिशन दैट इज बाई स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था, राइट। दैट इज सो परफेक्ट, मजा ही आ गया। 6वें नंबर का सवाल था, ये लीजिए 7वां सवाल। निम्नलिखित में से किसी दिल्ली सल्तनत के पहले संप्रभु शासक के तौर पर जाना जाता है? पहला सोवरेन रूलर किसको कहा जाता है? फटाफट से इसका आंसर आप देंगे, पोल आपके सामने आ रहा है, बेहतरीन ढंग से पोल में आंसर आप करेंगे। पहला रूलर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? बताएं फटाफट, बताइए। ये रहा आपके सामने पोल, बताइए बेहतरीन ढंग से आप बताइए कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जो सॉवरेन रूलर कहलाता है? पहला सॉवरेन रूलर। सॉवरेन रूलर का मतलब है जो किसी के अधीन ना हो, मतलब फर्स्ट सुल्तान। पहला सुल्तान कौन होगा? खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, अरा सुल्तान। चलो अगर मैं बात करूं पहला सोवरेन देखने को मिलता है, क्या वो ऐबक था? ऐबक का टेन्योर 1210 से लेकर और 1206 से लेकर और 1210 तक चला था। 1210 तक चला था, राइट। इसके बाद गजनी की बात करूं, गजनी अलग हो जाएगा। ठीक है, गजनी अलग हो जाएगा। ये कोई रूलर नहीं है, ये सिर्फ लुटेरा है। जलाल अल्दीन फिरोज खिलजी, ये हो जाएगा JFK, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये खिलजी डायनेस्टी का है बाबू, एक खिलजी वंश का है। इसका जो टेन्योर है 1290 से 96 है। ठीक है, इसने गुलामों वंश की अंत करके गद्दी को संभाला था। करेक्ट आंसर होगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। मेजरली बच्चों का जो आंसर आया है, यानी आप मान के चलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें गलत किया है। लगभग सही आंसर कितने % लोगों का है वो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ 33% लोगों का सही है। तो आप अपने आप को 33% लोग आप देख लीजिए, आप कहां लाइक कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप कहां लाइक कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन। भाई क्लासन स्टडी नाम के जो छात्र हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही की स्थापना करी थी? पूरा नाम दीवाने आमिर कोही। ये भी बहुत तगड़ा सवाल हो जाएगा। दीवाने आमिर कोही किसने लिखी थी? फटाफट बताइए, दीवाने आमिर कोही किसके द्वारा? ये एक्चुअली दिस इज अ डिपार्टमेंट, यह एक डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना हुई है। भरत सर का मॉक कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, रीजनिंग बाई भरत सर चैनल के ऊपर। रीजनिंग का कंप्लीट मॉक आएगा। जो भरत सर का जो मॉक था ना भाई, जो 7 बजे चलता था शाम को, तो उसकी टाइमिंग 9 बजे कर दी गई है सुबह। ठीक है, चलिए दीवाने आमिर कोही की हम बात कर रहे थे। मॉक में भाई पहुंच जरूर जाना। ठीक है, एकदम क्लासिक आदमी है भरत सर, एकदम चीता आदमी है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बढ़िया आदमी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ सर जी बता रहे थे, हाँ आप बोल रहे हैं, हाँ यही तो है सर जी ने आपको बताया होगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा। ठीक है, कि ये बताइए निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए दीवाने आमिर कोही नाम का एक नया विभाग शुरू किया था? क्या वो शमशुद्दीन था, क्या वो गयासुद्दीन था, अलाउद्दीन था, मोहम्मद बिन तुगलक था? दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने स्टार्ट किया था दीवाने आमिर कोही। एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली डेडिकेटेड था। अच्छा, ये भी याद रखना कि यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई कृषि के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कृषि के बारे में बच्चे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत ही प्यार से समझा। ठीक है, बहुत ही प्यार से समझना कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने क्या काम किया था? इसने आप कह सकते हैं अकाल संहिता की शुरुआत की थी, अकाल संहिता की स्टार्टिंग की थी। अकाल संहिता यानी फेमाइन कोड की स्टार्टिंग की थी। फेमाइन कोड अकाल संहिता बोलते हैं इसको। ठीक है, अकाल संहिता बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो फेमाइन कोड की स्टार्टिंग भी इसी ने करी है। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए कि केवल अकाल संहिता इसने शुरू नहीं की, इसने और भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट की हैं। चल ग्राफ्टनून वो क्या है? जैसे इसके द्वारा फसल चक्र प्रणाली को शुरू किया गया था। फसल चक्र को कि एक बार में एक खेती ना करें, कई सारी खेतियां अलग अलग समय पर करती रहनी है। ठीक है, ये भी आता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। महमूद गवाह तो व्यापारियों का प्रमुख या मलिक उल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, ये मुझे आप बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। 9th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, 9th क्वेश्चन के बारे में बात करो, फटाफट बताइए। देखो इसकी मैं हिंट दे सकता हूं। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। अब एसएससी सीपीयू में एक सवाल आता है, एसएससी सीपीयू 2024 में एक सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल था, मतलब सितंबर में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यान से समझना, इसमें सवाल आता है जालिम खान कौन था? जालिम खान कौन था? वो was जालिम खान। ये जालिम खान कौन था? तो अगर आपने बता दिया कि जालिम खान कौन था, अब बता देंगे आंसर क्या है। ठीक है, हिंट देनी पड़ रही है तुम्हें, क्योंकि महमूद गवाह जिसको आप जानते हैं मलिक उल के नाम से, यह बहमनी साम्राज्य से रिलेट करता है। बहमनी साम्राज्य से रिलेट करता है। बहमनी साम्राज्य 1347 में बनाया गया था, दक्षिण भारत में बना था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाया था। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा हुमायूं शाह। इसी को जालिम खान कहा जाता है और इसीलिए महमूद गवाह को मलिक उल की उपाधि भी दी थी। राइट, बहुत बढ़िया। जालिम लोसन था ये। कोई बात नहीं। ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? देखो ब्रह्म समाज बनता है 1828 में। ब्रह्म समाज कब बनता है बाबू? ब्रह्म समाज बनता है आपका 1828 में। ठीक है, यहां ब्रह्म समाज बन गया। लेकिन ब्रह्म समाज के बनने के पश्चात आपको देखने को मिलेगा, ब्रह्म समाज के बनने के पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग अलग स्तर पर जा रहा है। मतलब से समझ में नहीं आया। हो क्या रहा है कि कुछ लोग ब्रह्म समाज को सही बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। राजा राम मोहन रॉय थे, और राजा राम मोहन रॉय ने बनाया है। राम मोहन रॉय
ठीक है, इसको बना रहे हैं। अब बात क्या है कि ब्रह्म समाज से हर एक संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें 1866 में विवाद हो जाते हैं, विवाद हुए, ठीक है, प्रमुख विवाद आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसका सेपरेशन हो गया 1878 में। एक तो बन जाता है साधारण ब्रह्म समाज, एक बन जाता है इंडियन ब्रह्म समाज, दो हिस्से बन जाते हैं इसके। तो बात है 1878 में बनता है साधारण ब्रह्म समाज। क्या बनता है बाबू? साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 1878। अच्छा, क्या आपको इस प्रकार के समाजों में दिक्कत होती है? क्या आपको इस प्रकार के सारे समाज करा दूंगी आपको? क्या इस प्रकार के सारे समाज में आपको करा दूं? अगर आप कहें तो, अगर आप कहें तो इस प्रकार के सारे समाज करा देता हूं मैं आपको, अगर कोई दिक्कत आ रही है ज्यादा जी। तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इंडो सोशल या फिर इंपोर्टेंट सोसाइटीज, आप सर्च कर लेना इंपोर्टेंट सोसाइटीज बाय जीत राणा। आप सर्च कर देना, आपके कष्टों का हरण हो जाएगा। इंपोर्टेंट सोसाइटी सर्च कर देंगे, आपको मैं मिल जाऊंगा, राइट। इन्हीं को बताते हुए, जी हाँ, उस थ्योरी वीडियो है, क्वेश्चन नहीं है उसमें, सिर्फ थ्योरी है, उस थ्योरी को देख लेना। सर मॉक की आंसर की, हर रोज मॉक जो पढ़ रहा है उसकी आंसर की आपको देखने को मिलती है हर शाम 4 बजे। आज भी शाम 4 बजे देखने को मिलेगा मॉक, ठीक है। चलिए, अब उस वीडियो को आप देख लेंगे ना, इंपोर्टेंट सोसाइटी, फिर इन सवालों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक मॉक होता है हमारा, किस चीज के लिए होता है वो मॉक? आरआरबी एनटीपीसी में सिस्टम फाड़ नंबर लेके आने के लिए। कहने की बात यह है कि उसमें आपके सटीक सवाल वही रखे जाते हैं जो पेपर के लेवल के होते हैं, ठीक है। कोई उसमें आलतू फालतू का कोई प्रचार नहीं है, सीधे तौर पर जीएस सेट है वो, जीएस सेट, क्योंकि भाई मैं जीएस को बेहतर ढंग से आपको कवर करा सकता हूं, तो मैं जीएस करा रहा हूं। वही सेट आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं हर शाम 4 बजे। एक नया सेट आता है और पुराने वाले सेट के आंसर आते हैं, टेलीग्राम से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़िए, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार है? कि विक्टोरिया मेमोरियल जो आपको देखने को मिलता है, यह किसके द्वारा बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है ये भी मुझे बताइए, कहां पर आपको विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलता है, ठीक है। करेक्ट आंसर भी मुझे बताइए और इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग भी मुझे बताइए। देखो, अगर मैं बात करूं एमर्सन जो देखने को मिलता है, विलियम एमर्सन, विलियम एमर्सन आपको देखने को मिलेगा कि इसका वास्तुकार है। इसके अलावा जो आपको एल्बर्ट बेकर देखने को मिल जाए, एल्बर्ट बेकर की रिश्तेदारी में एक व्यक्ति लगता था ह्यूबर्ट बेकर, ठीक है, ह्यूबर्ट बेकर आपको देखने को मिलता था। ह्यूबर्ट बेकर के द्वारा दिल्ली बसाया गया है। लुटियंस ये भी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, तो याद रखना। ये कहां देखने को मिलता है? दिस इज इन कलकत्ता, दैट इज इन कोलकाता, कोलकाता में देखने को मिलता है, कोलकाता, कोलकाता में आपको देखने को मिलता है विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। 12वां सवाल, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना जो 1800 को हुई थी, 1800 में, ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई? जो भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश संगठनों का प्रशिक्षण करने के लिए की गई थी। मतलब हुआ क्या कि भारत के अंदर जितने भी आईसीएस अधिकारी होंगे उनकी ट्रेनिंग कहां पे होगी? उन सबकी ट्रेनिंग होगी फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में आपको देखने को मिलता है कि आईसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। अब यहां क्या आ रहा है? सिविल सेवा की बात। सिविल सेवा की अगर मैं बात करूं, शुरुआत कौन करता है भारत में? तो बाबू सिविल सेवा की शुरुआत की जाती है 1793 में। कौन करते हैं? अपने कॉर्नवालिस। कौन करते हैं? कॉर्नवालिस। पूरा नाम क्या है? मर्क्यूजी चार्ल्स कॉर्नवालिस पूरा नाम है। लेकिन परीक्षा कब कराई जाती है इसकी? तो परीक्षा इसकी 1854 में शुरू हुई, ठीक है। उससे पहले पेपर नहीं होता था, उससे पहले सड़क से उठा के स्टार बनाते थे। पेपर शुरू होता है 1854 में, ठीक है। कौन था? मैकॉले समिति के आधार पर डलहौजी ने स्टार्ट कराया था। और उसके बाद 1922 में पहली बार इलाहाबाद में पेपर हुआ था। इलाहाबाद में पेपर हुआ था, इलाहाबाद में एग्जाम आपका हुआ था। अब हुआ क्या था? शुरुआत में इनकी ट्रेनिंग कहां की जानी चाहिए? फोर्ट विलियम कॉलेज में की जानी चाहिए। इसके लिए किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर होगा वेलेस्ली। वेलेस्ली आपको देखने को मिल जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंडिया से चला गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। पहला व्यक्ति जिसने आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था 1863, नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला सवाल 13वें नंबर का। पाल शासक मुख्य रूप से किस धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए थे? इनके बारे में बताइए। पाल, देखिए, पाल में आपको 2-3 राजा देखने को मिलते हैं। संस्थापक गोपाल, संस्थापक कौन है? ए गोपाल, ए गोपू। तो संस्थापक आपको देखने को मिलते हैं ओ आल, ठीक है, ओ आल आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज गोपाल, ठीक है भाई, जी हाँ। और अगर मैं बात करूं कि ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो तो आप बताइए। इसमें एक राजा है धर्मपाल, भाई बहुत जोर के आदमी है। क्यों? जब कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, राष्ट्रकूट, गुर्जर और पाल जब उसके लिए लड़े, तो धर्मपाल ने अपनी एक विशेष भूमिका निभाई थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी इसमें देखने को मिलता है। तो विक्रमशिला किसने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला भाई धर्मपाल, विक्रमशिला किसने बनवाया? जो बिहार में है वो धर्मपाल जी ने बनवाया, ठीक है। बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछा मैंने क्या है बच्चे, ये बताइए कि किस धर्म से बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताओ। गोपाल के बारे में साक्ष्य मिलते हैं कि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, राइट। किसको फॉलो कर रहे थे? बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल 14वां। रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच भूमि थी। नियंत्रण को लेकर विजयनगर और किसके बीच लगातार संघर्ष हो रहे थे? विजयनगर में और किसके मध्य संघर्ष चल रहे थे? अभी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर पे कलेश क्या था? 1 मिनट में मैं आपको अपना मैप बनाता हूं, मैप में आप समझ जाएंगे। और बताओ क्या हाल है आपके? मजा आ रहा है? खुल के खेल रहे हो? और बताइए, उनसे बातें हो जाती हैं या उन्होंने आपसे कह दिया कि पहले सरकारी नौकरी ही चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है आज की डेट में। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि कह ही दिया हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। कम से कम 2 जीवन यहाँ पे सुधर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको मैप ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, जो बेसिकली फाइनेस्ट मैप ऑफ इंडिया है आज तक जितने भी, ठीक है, कैटोग्राफर्स के द्वारा बनाया गया। कैटोग्राफर्स बनाते हैं मैप, राइट। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ देखने को मिलता है पहले ये वाला एरिया हम बना रहे हैं, दिस एरिया दैट इज कॉल्ड बहमनी एम्पायर। इस एरिया को आप कहेंगे दिस इज बहमनी एम्पायर। ये कौन सा एरिया भाई? बहमनी है। नीचे आपको देखने को मिलता है दिस इज विजयनगर, ये है बाबू विजयनगर एम्पायर। विजयनगर इस प्रकार से फैला हुआ है। मैं यहाँ बनाता हूँ 2 रिवर्स। एक रिवर आपकी बनेगी ऐसे तुंगा, ठीक है, एक है भद्रा, ठीक है, इस तरीके से, और एक बनेगी कृष्णा। फिर कृष्णा आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से, और ये साथ मिलकर ऐसे चली जाएंगे, राइट। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसके आसपास का जो एरिया है, इसका आसपास का जो एरिया वो इसका कहलाता है क्या? बेसिन। इसका बेसिन कहलाता है। और क्योंकि इसका बेसिन है तो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ये एक बेसिन भी है, जल भरान क्षेत्र भी है, इसलिए क्या कहलाता है भाई? उपजाऊ भी है। इसी को क्या कहा जाता है? रायचूर। इसी को रायचूर कहा जाता है। ये क्या है? विजयनगर है,
विजयनगर है, और ये क्या है बाबू, ये बहमनी है। तो इनके बीच में कलेश चल रहा है। शुरुआत में बहमनी जीतेगा, बाद में जाकर विजयनगर जीतेगा। वेल, अगर मैं बात करूं बहमनी के और विजयनगर के बीच में रायचूर दोआब को लेकर मैटर था। ये तुंगभद्रा रिवर है, तुंगा प्लस भद्रा, तुंगभद्रा, ये कृष्णा रिवर है। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता है, राइट। ये पूरा मैटर है, ठीक है। तो जी हाँ, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा पूरा मामला क्या है। जब ये एक सवाल पूछा जाता है कि जब रायचूर विद्रोह का प्रारंभ हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्व सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुल्व सूत्र आपको देखने को मिलती है, शुल्व सूत्र आपको देखने को मिलती है, ठीक है। शुल्व सूत्र आपकी किस चीज से रिलेट करती है? फटाफट से बताइएगा 15 क्वेश्चन के बारे में। 15 क्वेश्चन के बारे में बहुत आसान है, मैथमेटिकल बुक है। मैथमेटिकल बुक आपको देखने को मिल जाती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो कौन सी किताब है वो आप बताइए, ठीक है। वो कौन सी किताब है फटाफट से बताइए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए फटाफट इसमें बिना किसी परेशानी के अगर आप बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसके बारे में बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? ठीक है। चलिए बड़ी बात क्या है बाबू, ये जो किताब है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, 3-4 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर इसको लिखा गया है। तो थोड़ा थोड़ा संकलन इसमें सबने दिया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि मैथ से रिलेट करेगी तो ज्योमेट्री ही होगी, ज्योमेट्री होगी। अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नाम की बुक हमें देखने को मिल जाती है, जिसको लिखने वाले जो रचयिकार है वो कौन है सर? दैट इज कौटिल्य। कौटिल्य आपको देखने को मिल जाएंगे, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य आपको देखने को मिल जाएंगे, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 16वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। आपके सामने पोल आ रहा है, प्रार्थना समाज को देखते हुए आपके सामने पोल डाला गया है ताकि आपको प्रार्थना ज्यादा ना करनी पड़े। बेहतरीन तरीके से आपके सामने पोल डाला गया है। पोल का आंसर फटाफट आप करेंगे, ठीक है। और बताएंगे प्रार्थना समाज के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में आप बताएंगे बिना किसी परेशानी के। बताइए कि आपको यह कहां देखने को मिल जाएगा, कहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कब बना था, किसने बनाया था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो बेहतरीन ढंग से मैं ही बताता हूं इसमें, ठीक है। आप तो वोट करिए पोल में, चलो मैं बताता हूं। देखो प्रार्थना समाज आपको देखने को मिलता है 1867 में देखने को मिलता है, बॉम्बे में देखने को मिलता है। और आत्माराम पांडुरंग इसके अंदर अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। आत्माराम पांडुरंग आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो प्रमुख व्यक्ति हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू? दैट इज 1867 बॉम्बे। बॉम्बे 1867 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोल के अंदर जो बच्चों ने सही जवाब दिए हैं केवल 50% छात्र हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। लीजिए 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता में स्थापित बैथ्यू स्कूल के पहले सचिव थे? बैथ्यू स्कूल के पहले सचिव आपको कौन देखने को मिलते हैं? बैथ्यू के, बाबू कलकत्ता की बात चल रही है। तो बैथ्यू स्कूल के पहले सचिव के तौर पर किसको देखा जा सकता है? बैथ्यू स्कूल के पहले सचिव के तौर पर किसको देखा जा सकता है? एक बड़ा सवाल आपको देखने को मिलेगा। बट बैथ्यून जो स्कूल है वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वहीं पर लगभग रहेगा, ठीक है, जो बांडोपाध्याय नाम की किताब भी लिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट आंसर ईश्वरचंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर है। इन्हीं के द्वारा बैथ्यून स्कूल के पहले सचिव की भूमिका निभाई गई है। बड़ी बात यह भी है कि जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है इन्हीं के द्वारा ही 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट को लेकर प्रेशर किया गया था गवर्नमेंट को। विडो रीमैरिज एक्ट की बात करते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इन्हीं के प्रयासों के बाद प्रस्तुत हो पाया था। अगला सवाल 18वां सवाल, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लेकर आया था? दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? देखो जब गौरी मरा तो उसका साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा जो अफगानिस्तान का था वो यल्दौज को मिला, हिस्सा जो लाहौर के बिल्कुल इर्द गिर्द था, सिंध के आसपास, मुल्तान के आसपास का था, वो कुबाचा को मिला। लाहौर स्पेसिफिक और दिल्ली ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली, और जो बंगाल और बिहार का एरिया है वो बख्तियार खिलजी को मिला। तो जो एरिया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था, जो मेन एरिया था, उसने अपनी कैपिटल चुना लाहौर को। लेकिन लाहौर जो था ना वो इसलिए चुना गया था ताकि अफगानी हमला ना कर दें। उन अफगानियों में यल्दौज और कुबाचा भी शामिल थे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाद में चेंज किया गया और इल्तुतमिश इस राजधानी को वापस लेकर आया। इसी वजह से इसको रियल सॉवरेन फाउंडर भी कहा जाता है। ये सवाल आ चुका है, मेडली बच्चों ने सही जवाब दिया। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण स्थल के रूप में अधिक जाना जाता है? जो ताम्रपाषाण के तौर पर जाना जाता है उसके बारे में मुझे बताइए। बेहतरीन लेवल का सवाल आपका यह है, ठीक है, फटाफट बताओ। अच्छा मैं आपको बात बताता हूं, जैसे कुछ जगह मुझे देखने को मिली, जैसे बुर्ज होम मुझे बहुत बढ़िया लगा। बुर्ज होम कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। एक आदमी के साथ एक कुत्ता दबा हुआ है, दफन है, ये यहीं पर है, ठीक है। ये न्यूलिथिक एज है, ये न्यूलिथिक एज का है, न्यूलिथिक का मतलब नवपाषाण का है, नवपाषाण का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ मैन प्लस डॉग, ब्यूरियल्स का मतलब क्या होता है? ब्यूरियल्स का मतलब होता है दफन होना, ठीक है, दफन होना। कि तेरी यादों को हमने इतना दफन कर दिया कि आज अगर वो आए भी तो आ नहीं सकती, ठीक है। तो इस लेवल के आदमी भी हैं, ठीक है, जो रहे हैं। बट यहां मैं मैन और डॉग की बात कर रहा हूं, उनको साथ में दफन किया जा रहा है। वो कहां देखने को मिलते हैं? न्यूलिथिक साइट बुर्ज होम में, जम्मू कश्मीर। मेहरगढ़ इस वेरी वेरी इंफ्लुएंशियल साइट है जो आपको मेडावल जो मेसोलिथिक पीरियड है वहां से देखने को मिलता है। यहां पर पहले गेहूं के साक्ष्य मिले, पहले गेहूं प्लस जौ के साक्ष्य, गेहूं प्लस जौ साक्ष्य देखने को मिले हैं, जौ के साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। और ये पाकिस्तान की मोंटी गोमरी में है, पाकिस्तान के अंदर मोंटी गोमरी में देखने को मिलता है। वेरी गुड, ठीक है, याद रखना। तो ये उस टाइम के है। लेकिन ताम्रपाषाण काल की साइट है कायथा ताम्रपाषाण काल की साइट है, कायथा इस ताम्रपाषाण काल की साइट, ठीक है, याद रखना। मेरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, दैट इज इन पाकिस्तान, राइट। बुर्ज होम, अंडरग्राउंड घर कहां मिले हैं? बुर्ज होम में ही मिले हैं, अंडरग्राउंड घर। आगे बढ़ो, 20वां सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था? सर 1930 में हुआ था, बिल्कुल दिमाग लगाना। गोलमेज सम्मेलन में याद रखना केवल कांग्रेस ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था और किसी भी गोलमेज सम्मेलन को अटेम्प्ट इसने नहीं किया था। सब दो प्रेमी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? दो प्रेमी के साक्ष्य बाबू यहां से नहीं मिले, मध्य प्रदेश से मिले हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं का बहुत पता है आपको। एरी एंजल गर्ल आपको तो नाम ही बता रहा है कि आपने तो सही सवाल पूछा है, ठीक है। देखो एक साथ 3 अस्थियां ये दमदमा से मिली है, मध्य प्रदेश के आसपास उत्तर प्रदेश के नजदीक क्षेत्र से आपको देखने को मिली है, ठीक है। आगे बढ़िए,
अगला सवाल, कुलोतुंग प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा हैं? कुलोतुंग प्रथम के बारे में बात की जा रही है कि किस राजवंश के राजा कुलोतुंग? सर ये चोलास के हैं, चोला के हैं कुलोतुंग। कुलोतुंग के बारे में अगर मैं बात करूं, चोलों के बारे में अगर मैं बात करूं तो विजयालय चोल इसके आप देख सकते हैं फाउंडर है। इसके फाउंडर कौन है? विजयालय चोल। फाउंडर कौन है? विजयालय चोल आपको देखने को मिलते हैं, विजयालय चोल आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं विजयालय चोल, चोला डायनेस्टी के बारे में बात करूं तो अलग अलग लेवल के रूलर्स यहां पर हैं। बट पॉइंट क्या है बच्चे? पॉइंट ये है कि इसी में एक बड़े फेमस राजा होंगे राज फर्स्ट हुए हैं। इन्होंने एक मंदिर बनवाया है बृहदेश्वर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहां? तमिलनाडु में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया? बिंदुसार को जानते हैं आप? ये था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, अशोक का पापा। आदमी इस लेवल का कि फारस में पत्र भेज के कह रहा है कि मुझे सूखे अंजीर दिलवाओ। क्यों दिलवाओ? क्योंकि मुझे सोमरस के साथ पीना है सूखा अंजीर, मतलब क्या चखना मंगा रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये लेवल होना चाहिए। इनका लेवल क्या था कि इंडिया का चखना इन्हें पसंद नहीं आया, इन्होंने कहा कि बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, ग्रीक से मंगाते हैं चखना। तो इनके बारे में आप मुझे बताएंगे आंसर कि क्या आंसर होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इन्हीं के बाद अशोक गद्दी पर बैठेंगे, इन्हीं के बाद अशोक गद्दी पर बैठेंगे। तो हमें एक बात तो पता है कि गद्दी पर ये बैठे 297 में बात होती है खत्म, हमें यही इतना पता है और यहीं से बात होती है कंप्लीट। 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके बाद आता है अशोक, इनके बाद आता है अशोक। अशोक का अपना इन्फ्लुएंशियल टेन्योर रहा है पूरा। बाबू 293 नहीं है, क्योंकि 297 में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में थे। चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे, संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। किसने? दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कहां पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। संलेखना विधि जैनिज्म में फॉलो की जाती है, ठीक है। बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा जाता था, सिंहसेन, ठीक है। और इनको अमित्रघात भी कहा जाता था, ठीक है। शत्रु विनाशक भी कहा जाता था, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल 23वां, निम्नलिखित में से उल गुलान आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलान आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है कि किससे जुड़ा हुआ, आपको देखने को मिल जाएगा। उल गुलान आंदोलन, भगवान का नाम भी इनको दे दिया जाता है। तो उल गुलान आंदोलन के बारे में मुझे बताइए, उल गुलान आंदोलन के बारे में बताइए फटाफट से, ठीक है। उल गुलान आंदोलन के बारे में मुझे बताएंगे, ठीक है, फटाफट से आप बताएंगे उल गुलान मूवमेंट के बारे में। बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, बिना किसी परेशानी के बताएंगे, ठीक है। उल गुलान आंदोलन के बारे में बताएं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। उल गुलान आंदोलन 1874 से 1900 के बीच में काफी इन्फ्लुएंशियल रहा है। दैट इज बेसिकली बिरसा मुंडा, बहुत बढ़िया, बिरसा मुंडा आपको देखने को मिल जाएगा, बिरसा मुंडा। तो उल गुलान आंदोलन का संबंध इन्हीं से रहा है। 1874 के बीच में 1874 से 1900 के बीच में काफी हद तक रहा है, ठीक है जी हाँ, मुंडा, राइट, बेहतरीन। 24, निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूट राजधानी बनाया था? बहुत आसान सवाल है। एक बात मैं आपसे देखो बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जब किसी कारवां की शुरुआत होती है तो लोग कम होते हैं। अगर उस कारवां का उद्देश्य बहुत अच्छा है, निर्धारित है, तो लोग जितने शुरू होते हैं उससे कम होते चले जाते हैं। लेकिन अगर कारवां ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो उसमें कुछ चीजें इधर से उधर होती हैं और उसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकलता। मैं चाहूंगा कि जितनी संख्या में आज आप आए हैं, आप हमेशा इसी संख्या से ऊपर की तरफ चलें, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और एक सरकारी नौकरी लेने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, क्योंकि हमारे माता पिता इस बात में प्रयास करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो सक्सेसफुल हो पाए। उसके लिए चाहिए सटीक तैयारी। तो वो चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है, उस दिन आप समझेंगे कि व्हाट आई हैव डन फॉर यू एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, ठीक है। चलिए याद रखना, मैंने पूछा राष्ट्रकूटों की राजधानी किसको बनाया गया था? दैट वाज मान्यखेट। मान्यखेट राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। किसने बनाई थी? दंती दुर्ग ने बनाई थी, राइट, दंती दुर्ग ने बनाई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल है 25वां, त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को जीतकर निम्नलिखित में से किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की है? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की है? फटाफट बताओ। 25वां सवाल बड़ा बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में आप बताएंगे। दैट वाज नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, नागभट्ट फर्स्ट, जिनके द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव है वो रखी गई है। हालांकि गुर्जर प्रतिहार वंश की जब नींव रखी जाती है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो नींव रखी जाती है, उसके बाद वत्सराज जो है ये कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में लड़ते हैं। मिहिर भोज सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु उपासक है, विष्णु उपासक आपको देखने को मिलते हैं, उपासक देखने को मिलते हैं, विष्णु उपासक, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। मिहिर भोज के बारे में अगर मैं बात करूं, मिहिर भोज के बारे में, तो ये एक अलग ही लेवल के रूलर है, अच्छे रूलर की संख्या में इनको गिना जाता है, ठीक है। तो अगर इन्हीं के बारे में बात बताऊं, इनके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह भी डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, बड़ी ही बेहतरीन तरीके से। मिहिर भोज के जी को लेकर कई बार ये विवाद बनता है कि राजपूत है, गुजर है, ठीक है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बोला है। अगला सवाल, निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश ने राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया था? किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजा को हराया था? ऐसे कौन सा किंगडम है जिसका प्रभाव इंडोनेशिया तक था? ऐसा कौन सा किंगडम है जिसका प्रभाव इंडोनेशिया तक था? फटाफट बताओ, इंडोनेशिया तक किसका प्रभाव था? आप बताएंगे। सब दैट वाज चोलास। चोल ही थे जिन्होंने साउथ इंडिया के साथ साथ उन्होंने पूरे इंडोनेशिया पर अपना प्रभाव रखा था। तो काफी बेहतरीन सवालों में से एक सवाल था। नेक्स्ट हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को जवाब देने के लिए रेडी रहिए। अगले सवाल के लिए आपको पोल भी दिया जाएगा। पहले सवाल का पोल ये रहा, इसके बारे में फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। मुश्किल सवालों में से एक है। मानवता ही सेवा की मोक्ष है, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है। अगर आप चाहते हैं कि मोक्ष मिले तो मानवता की सेवा कीजिए, तो मानवता की सेवा कीजिए। यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय जी के बारे में पूछा गया है, वह किस चीज से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ये किसी से जुड़े हैं? सर ये रामकृष्ण मिशन से जुड़े हैं। रामकृष्ण मिशन से जुड़े हैं। किससे? रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। इसमें बताया जाता है कि भाई मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, ठीक है। नेक्स्ट शाबाश। 28, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? मलिक अंबर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इनके बारे में जरूर बताना, मलिक अंबर के बारे में जरूर बताना।
मलिक अंबर के बारे में जरूर बताएंगे आप। 28 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन था? देखो, जहांगीर के खिलाफ उसका बेटा खुर्रम खान, जहांगीर के खिलाफ उसका बेटा खुर्रम खान अलग ही लेवल पर आता है, ठीक है, अलग ही लेवल पर आता है। अगर मैं बात करूं जहांगीर के खिलाफ की बात कर रहा हूं, जहांगीर अपने एक बेटे को 1606 में बर्बाद देता है, 1606 में खुसरो की हत्या करा देता है, खुसरो खा की हत्या करा देता है, जहांगीर का खुद का सन ही था। लेकिन इसके बाद में चल के मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर शाहजहां के साथ मिलकर जहांगीर के खिलाफ फिर प्लानिंग कर देता है। तो शाहजहां प्लस मलिक अंबर जहांगीर को उसकी गद्दी से हटाने की बात करते हैं। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि जहांगीर अगर देखा जाए तो एक नशेड़ी राजा था, ऐसा इसलिए संभव है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में से किसने 1929 में 1829 है बच्चे, 1829 में सती प्रथा के अंत में योगदान दिया? 1829 की बात की जा रही है। सती प्रथा के उन्मूलन में किसका योगदान महत्व देखने को मिलता है? योगदान किसका देखने को मिलता है सती प्रथा के रोकने में? तो सती प्रथा को रोकने की बात करूंगा तो ये थे राजा राममोहन रॉय, और साथ में कौन थे बाबू? विलियम बेंटिक भी आपको देखने को मिलता है साथ में, विलियम बेंटिक भी आपको देखने को मिलते हैं साथ में, विलियम बेंटिक प्लस राजा राममोहन रॉय। तो बहुत बेहतरीन सवाल हो जाएगा, विलियम बेंटिक प्लस राजा राममोहन रॉय। शाबाश, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में भारत के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी 1913, ठीक है, सैन एंड्रियास में बनती है, सैन एंड्रियास, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को बोल सकते हैं इसको, सैन फ्रांसिस्को में आपको देखने को मिल जाएगी, सैन फ्रांसिस्को में देखने को मिल जाएगी। कौन कौन है इसमें बताइए? लाला हरदयाल शामिल है, रामप्रसाद, सत्यनाथ बख्शी, सुभाष चंद्र बोस शामिल नहीं है। लाला हरदयाल है, मैं लिख देता हूं, हरदयाल, बरकतुल्लाह, रामचंद्र और हरनीक सिंह, हरनीक भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड क्या नाम था उनका? सबसे इंपॉर्टेंट जो थे, जो भगत सिंह के गुरु थे, ठीक है, भगत सिंह के गुरु आपको देखने को मिलते हैं, करतार सिंह सराबा इसी में है, करतार सराबा, ठीक है। तो ये फेमस नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए अगला सवाल 31। बनिहट्टी की लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ी गई थी? बनिहट्टी की लड़ाई, इसको बैटल ऑफ राक्षसी तागड़ी भी बोलते हैं, इसको बैटल ऑफ राक्षसी तागड़ी भी बोलते हैं, राक्षसी तागड़ी भी बोलते हैं, इसको तागड़ी भी बोलते हैं, या बैटल ऑफ तुंगभद्रा भी बोलते हैं, तुंगभद्रा भी इसको बोला जाता है। तो बैटल ऑफ राक्षसी तागड़ी, बैटल ऑफ तुंगभद्रा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सोहन सिंह भकाना भी थे, हाँ, सोहन सिंह भकाना भी थे, सोहन भकाना, सिंह भकाना, ये भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बैटल ऑफ राक्षसी तागड़ी आपको कहां देखने को मिलता है? पूछा गया, राक्षसी तागड़ी तुंगभद्रा बनिहट्टी 1565 में देखने को मिलता है। एक तरफ है विजयनगर के अगेंस्ट बैटल कौन लड़ रहा है? तो दैट इज बहमनी बैटल लड़ रहा है विजयनगर के अगेंस्ट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, विजयनगर के अगेंस्ट कौन लड़ रहा है? दैट इज बहमनी, जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा है, ठीक है, याद रखना। बेहतरीन, 1565, राइट। नेक्स्ट, सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? बहुत बढ़िया, आसान सवाल है, बहुत प्यार से बताता हूँ, प्यार से, PYAR, प्यार, मेरी बात को समझो यार। ये एक व्यक्ति है फरीद खान, बाबू नाम क्या है इसका? फरीद खान। ये सासाराम के गवर्नर के पास जाता है, सासाराम के गवर्नर के पास जाता है, और सासाराम का गवर्नर कौन है? दैट इज बहार लोहानी। डॉल में थोड़ा ठीक था, डॉल में थोड़ा ठीक का मतलब है कि बॉडी शॉडी बनी हुई है। तो जो बहार खान लोहानी है वो फरीद खान को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है कि आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हुए। क्या कहा? बहार खान लोहानी ने कहा कि फरीद खान आज से कौन है? मेरा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड इसको घोषित कर दिया गया कि बॉडीगार्ड भाई तुम्हारा। शेर आया, शेर झपटा, और फरीद खान ने तलवार के एक ही वार से शेर की पार्किंग लगा दी। तो ऐसी परिस्थिति में फरीद खान को ही सूरी वंश के संस्थापक शेर खान की उपाधि मिली। शाह की उपाधि इसने हुमायूं को हराकर जीती थी, और इस प्रकार से शेर शाह सूरी बन गया, राइट। बहुत बढ़िया, उसकी वाइफ से शादी होगी। हाँ, सासाराम के गवर्नर बहार खान लोहानी की जो वाइफ थी वो काफी उम्र की थी, उससे शादी कर दी, कुछ दिन बाद वो मरी जाती, जो कि मरी थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 33वां, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, भाई ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो पूछा यही जाएगा ज्योतिबा फूले जी के बारे में कि भाई निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? फटाफट से बताइए, ईयर क्या होगा बाबू? 1873 में ज्योतिबा फूले ने की है। इनकी एक बुक भी आती है, दैट इज नेम्ड एज गुलामगिरी। क्या नाम है किताब का? गुलामगिरी नाम है, गुलामगिरी किताब का नाम है। बहुत बेहतरीन सवाल ये भी हो जाएगा, गुलामगिरी है किताब का नाम। 34वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से संबंधित नहीं है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनता कहां है? 1924, किस जगह? कानपुर। कौन बना रहे हैं इसको? काफी सारे लोग हैं, रामप्रसाद बिस्मिल। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रिलेटेड नहीं है? सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड नहीं है, बाकी अशफाकुल्ला खान, सचिंद्रनाथ बख्शी, पूरा नाम सान्याल भी है, रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों शामिल है। पूछा शामिल कौन नहीं है, ठीक है, चलिए। तो शामिल इसमें कौन नहीं है आप बता देंगे कि शामिल नहीं है जी? सुभाष चंद्र बोस शामिल नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बेहतरीन। किस वर्ष ब्रिटेन ने जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने भारत का दौरा किया था? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। कहा था कि भारत कहां जाएगा? दिल्ली में, ठीक है। भारत की राजधानी क्या कलकत्ता से क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। फटाफट बताओ, फटाफट बताएं, बिना परेशानी के बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ये बात है 1911 की, दिल्ली दरबार लगता है, पहली बार राष्ट्रगान यहीं पर सुनाया गया था और जयपुर सजाया गया था।
जयपुर सजाया गया था, जयपुर सजाया गया था। और याद रखना कि जब जयपुर को सजाया गया तभी यहां पर क्वीन मैरी ने कहा था कि वाओ दैट्स अ पिंक कलर। क्या कहा था? वाओ पिंक कलर, पिंक सिटी। और उसी के बाद जयपुर को पिंक सिटी कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखना। जी हाँ सर, क्या खा रहे हो? अरे यार पता है कई बार क्या होता है कि सुबह से जब क्लास ले रहा होता हूँ ना तो मैं कुछ खा नहीं पाता। तो अब क्या होता है कि स्टिफनेस ही हो जाती है। स्टिफनेस का मतलब है बार बार गर्दन घुमाने से, वॉक करने की वजह से। तो हल्का सा ऐसा होता है कि कई बार आप कह सकते हैं कि ऐसा फील होता है कि जैसे मतलब कमेंट चलती रहती है, यहाँ ये बोर्ड चलता रहता है तो बहुत डिजिटल सा फील होता है। तो कई बार ऐसा फील होता है कि क्वेश्चन आगे क्यों नहीं जा रहा। तो अगर कुछ खा लेते हैं, मतलब मैं नहीं खाता, मैं रेयरली नहीं खाता कभी भी, तो हल्का सा कुछ खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ध्यान केंद्रित सा हो जाता है। ठीक है, ड्राउसी फील नहीं होता, मतलब वो होता है कि फेंटेड सा फील नहीं होता। ठीक है, उसमें रहता है कि हाँ मुंह चल रहा है, ओके ओके, तो ऐसा रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? देखो, पहली भारतीय महिला की बात की गई है। अगर पूछा जाता पहली महिला, अगर पूछा जाता पहली महिला, तो पहली महिला की अगर मैं बात बताऊं तो वो आपको 1917 में देखने को मिलती है। 80% आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 80% आपको देखने को मिल जाती है। जी हाँ, याद रखना। अब दूसरा आपको देखने को मिलता है 80% के बाद आपको देखने को मिलता है कि अगर ये होता पहली भारतीय महिला आपको देखने को मिलता है, तब इसके अंदर आंसर अलग हो जाएगा। पहली भारतीय महिला के अंदर आंसर अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1925 और आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना। मैडम भीकाजी कामा, इनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो मुझे तो नहीं होता। एक दिन में 11 क्लास लेके देखो, 11 घंटे पढ़ के देखो तुम, और एक महीने लगातार आप पढ़ के देखो 11 घंटे। मैं तो पढ़ा रहा हूँ 11 घंटे, आप पढ़ के देख लो, शायद आपके लिए आसान काम हो, करके देखना। हंस जाओगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़िए। 33वां सवाल, 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद निम्नलिखित में से किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? बहुत बेहतरीन। अगर आप इतना पढ़ते हो तो वो अच्छा है, लाइक बहुत बढ़िया रहता है यार वो। ठीक है, वो बहुत बढ़िया रहता है। मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि यार ये बहुत अच्छी बात है, अब बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, आई एम जस्ट कह राइट। ठीक है, बहुत बेहतरीन। फटाफट से बताइए 37 क्वेश्चन के बारे में बताइए। 37 सवाल के बारे में आंसर क्या होगा? कौन था? ठीक है, अभिषेक। नहीं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, 11 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, काफी बच्चे पढ़ते हैं। चलो मैं बात करता हूँ क्या है मैटर। मैटर ये है, आसफ खान को बनाया जाता है, आसफ खान को बनाया जाता है चित्तौड़ का गवर्नर, आसफ खान को बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आसफ खान से दोबारा से चित्तौड़ को छीन लिया जाता है 1572 में। तब जब राणा प्रताप गद्दी को संभालते हैं, राणा प्रताप गद्दी को संभालते हैं। बाबू आसफ खान आंसर है। पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी समूह और किसने हस्ताक्षर किए थे? यरवदा जेल के सामने पूना पैक्ट हो रहा है, यरवदा जेल के सामने, यरवदा जेल के सामने पूना पैक्ट हो रहा है, यरवदा जेल के सामने। एंड द पॉइंट टू बी रिमेंबर माय लॉर्ड दैट इज कि जो यरवदा जेल आप देखते हैं ये कहां? ठीक है, यह यरवदा जेल के सामने होता है। ये भारत में पहली बार राजनीतिक आरक्षण की बात की जाती है, भारत में पहली बार राजनीतिक आरक्षण। ठीक है, राजनीतिक आरक्षण की बात की जाती है, राजनीतिक आरक्षण की बात की जाती है। ठीक है, क्या भारत में पहली बार राजनीतिक आरक्षण की बात की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्रुप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्रुप। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी को लेकर बहुत सारे कटु शब्द कहे थे, जिसके बाद वह जानते थे कि गांधी जी के साथ समझौता करना ही होगा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है यरौदा पैक्ट, आपको देखने को मिल जाता है। राइट, दैट इज वेरी गुड। अगला सवाल 39, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने करी है? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फटाफट से बताइए। देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बैरिस्टर देखने को मिलते हैं, बैरिस्टर यानी काइंड ऑफ वकील जिनको आप कह सकते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, 1861 में जो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई है, यह महादेव गोविंद राणा जी के द्वारा की गई है, एमजी राणा के द्वारा की गई है। जो पूना के बारे में अगर आप कहेंगे कि पूना जो समझौता है, पूना समझौता, वो भी इन्हीं का, उसमें काफी हद तक एक अच्छा हाथ रहा था। ठीक है, याद रखना। पूना पैक्ट वो 1932 वाला नहीं, एक पूना समझौता अलग हुआ है। ठीक है, 1872 में। प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल की कायथा संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कायथा के बारे में बताइए, कायथा कहां से रिलेट करती है? कायथा कहां से रिलेट करती है? जहां भीमबेटका केव्स भी हैं, भीमबेटका केव्स भी वही हैं, बेटका केव्स गुफाएं वही हैं। ठीक है, इससे अच्छी हिंट तो हो ही नहीं सकती। कायथा वही है जहां भीमबेटका केव्स भी हैं, कायथा वही है जहां भीमबेटका केव्स भी हैं। ठीक है, चलिए, कायथा वही है जहां भीमबेटका केव्स भी हैं, तो कायथा संस्कृति वही है जहां भीमबेटका केव्स भी हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही आपको ताम्रपाषाण काल देखने को मिल जाएगा, ताम्रपाषाण काल देखने को मिल जाएगा। दैट इज वेरी गुड, परफेक्ट। खैची इकोसिस्टम बिल्कुल थमना नहीं है। आगे बढ़िए। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने लोह और रक्त की नीति चलाई थी? लोह रक्त का मतलब क्या होगा कि अगर आपसे कोई फालतू बोलने की कोशिश करता है तो लोहे का प्रयोग करिए और उसका रक्त बहा दीजिए। ठीक है, इसी ने सजदा और पापोश की नीति भी शुरू करी थी। सजदा लाइक टू से, सजदे का मतलब क्या होता है? किसी का दीदार करना। सजदा का मतलब होता है कि किसी को देखना, आप किसी से देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उसको सजदा करना कहते हैं। क्या सिजदा करना उसको कहते हैं? तो सिजदा व पाइबोश भी इसी ने चलाई थी, सिजदा व पाइबोश भी इसी ने चलाई थी, सिजदा व पाइबोश भी इसी के द्वारा चलाई गई थी। लोह रक्त भी इसी ने चलाई थी। चहलगानी का अंत भी इसी ने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन को किस ईयर में खरीदा गया था? ये गुलाम था, ये खुद गुलाम था, तो इसको किस ईयर में खरीदा गया था? किस वर्ष खरीदा गया? खरीदा था। ठीक है, फटाफट बताइए सर। सिजदा क्या होता है? सिजदा मतलब मैंने बताया कि सिजदा, पाबोश का मतलब होता है पैरों को चूमना, एंड सिजदा का मतलब होता है किसी को मिलना। तो अगर आप सुल्तान को मिलना चाहते हो तो पैरों को चूमना पड़ेगा। राइट, तो याद रखने का कोई ऐसा है नहीं है, सच डायरेक्टली याद रखो। सिजदा तेरा कर ना सकूं ओ बंदगी, लाइक दैट इज ऑल्सो सॉन्ग। ठीक है, तो सजदा तो सॉन्ग भी है। ठीक है, तो ये भी है। हाँ, इल्तुतमिश ने खरीदा था। कब खरीदा था? दैट वाज 1233, 1233 में इल्तुतमिश ने खरीदा था। बॉट बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था, इल्तुतमिश ने खरीदा, इसको खरीदा था।
और बाद में चहलकनी का मेंबर बना दिया था, ठीक है, तो याद रखना। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। और ये लो अगला सवाल 42वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान सलीमुल्लाह खान कराते हैं, आगा खान प्लस सलीमुल्लाह खान प्लस सलीमुल्लाह कराते हैं, सलीमुल्लाह खान, आगा खान प्लस सलीमुल्लाह खान यहाँ कराते हैं। और यह स्थापना जो कराई जाती है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ये कराई जाती है 1906 में, करेक्ट आंसर है 1906 में स्थापना कराई जाती है, 1906 में स्थापना कराई जाती है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेहतरीन ढंग से मेरे ख्याल से तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, 1906 आप करेक्ट तरीके से याद रखेंगे बिना परेशानी के, ठीक है, बिना परेशानी के तभी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, बहुत बेहतरीन, ठीक है। इसमें जिन्ना जिन्ना तो था ही नहीं, चिल्ड्रन था जिन्ना, ठीक है। हाँ, केशु भाई ठक्कर इनके पापा हैं, जिन्ना के पापा हैं, ठीक है। ढाका बांग्लादेश में, यस ढाका बांग्लादेश में। अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना उनके भाई ने की थी, किसने और किसके भाई ने की थी? 1904 में हुई है ये, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुप्त संगठन के रूप में थी, 1904 में हुई है स्थापना। नाम बताइए। अभिनव भारत मंदिर की स्थापना, इसी के बारे में पूछा जरा, फटाफट आंसर बताइए, नाम क्या होगा? हाँ, चिल्ड्रन था, ठीक है। सावर साहब क्या होगा? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर साहब के द्वारा ही अभिनव भारत मंदिर की स्थापना की गई थी अपने भाई के साथ मिलकर। वीर सावरकर, वीडी सावरकर दोनों ही इनके नाम है। और बेहतरीन तरीके से याद रखना 1904 वो समय आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1904 वो समय आपको देखने को मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बड़ी ही अजीब बात है कि आप क्लास को लाइक नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? हाथों में मेहंदी लगा के अगर लाइक कर देंगे तो स्वाद अलग ही आएगा ना। आगे बढ़ते 44वां सवाल, वज्रगिरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहां पे है? वज्रगिरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको कहां पर देखने को मिल जाती है? फटाफट से इसके बारे में आप जवाब दीजिए, कहां है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कुछ, ठीक है, आप मुझे बताइए धामेक स्तूप कहां पर है? धामेक स्तूप कहां पर है? धामेक स्तूप आपका कहां पर है? स्तूप सांची स्तूप आपका कहां पर है? सांची स्तूप आपका कहां पर है? सांची स्तूप आपका कहां पर है? ठीक है, तो ये दोनों इंपोर्टेंट है। सांची इज इन मध्य प्रदेश, सांची कहां है बाबू? सांची इज इन एमपी, सांची मध्य प्रदेश में है। और धामेक इज इन वाराणसी, वाराणसी में देखने को मिलता है। एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वज्रगिरी दैट इज इन ओडिशा, याद रखना। ये कहां है बाबू? उड़ीसा में देखने को मिलता है, बिहार में नहीं है, ओडिशा में है बाबू, बिहार में नहीं है, ओडिशा में है बाबू, ओडिशा में देखने को मिलती है। अच्छा अगर आपको बुद्धिज्म वगैरह भी पढ़ना हो तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, बुद्धिज्म बाई मी, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल का मिलेगा, एसएससी का मिलेगा, हाँ, लेकिन हाँ है प्राइम है, एकदम अलग लेवल का है। 45 बताइए, पहला तुर्किश रूलर जिसने प्योर अरेबिक कॉइन्स भारत में चलाए थे, पहले अरबी सिक्के चलाने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है? अरबी सिक्के चलाता था, सिक्कों के नाम क्या थे? जीतल और टंका, जीतल और टंका नाम के कॉइन्स चलाता था, जीतल और टंका नाम के कॉइन्स चलाया करता था। जीतल दैट वाज फ्रॉम पीतल यानी कॉपर कह सकते हैं, कॉपर क्या सिक्का जीतल था, टंका था चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का आपको देखने को मिलता है, चांदी का सिक्का आपको देखने को मिलता है। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर दैट इज इल्तु भाई इल्तु के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। 45 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इल्तुतमिश इसमें सही जवाब होगा, ठीक है, इल्तुतमिश इसमें सही जवाब होगा। चलो बेहतरीन आगे बढ़ो, ठीक है, चलो बेहतरीन आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की है? खिलजी वंश की स्थापना किसने की? ये नहीं जानते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसमें क्या कहता है देखो, मैं इसमें वो बताता हूँ, पद्मावत मूवी का एक डायलॉग सुनाता हूँ। करेक्ट आंसर वैसे होगा जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा मैं ना हिस्ट्री की क्लास में इतना ज्यादा, पॉलिटी की क्लास में इतना ज्यादा एनर्जेटिक कैसे रह पाता हूँ? क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ। ये मेरे लिए काम नहीं है, ना कभी था, ना आगे भविष्य में मेरे लिए कभी काम होगा। ये है मेरा पैशन, ये मेरा काम नहीं, मैं पढ़ाता हूँ दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसलिए मैं इतना एनर्जेटिक रह पाता हूँ इतना सब कुछ करने के बाद भी। दिस इज द रीजन। और दूसरा है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार मेरे लिए फ्यूल की तरह काम करता है, दैट वर्क लाइक फ्यूल फॉर मी, राइट। सो अब समझना इसमें क्या, मुझे चीजें याद होती हैं इसी तरीके से। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी, वो पद्मावत मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पर ये जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो रणवीर सिंह है वो आता है इसके पास और कहता है कि हुजूर हम तुम्हारे लिए ये लेकर आए हैं शुतुरमुर्ग, आपने कहा था एक पंछी लाना है, हमें ऐसा कुछ याद नहीं है, इसे ले जाओ यहां से। नहीं सुल्तान आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने हमें पंख लाने के लिए कहा था। तो वो कहता है कि अच्छा, तो कहता है अरे हाँ मैंने तुमसे कहा था। तो कहता है बेटा मेहरू, यानी उसकी भाई उसकी बेटी, बेटा मेहरू, तो आवाज देता है कि उधर से बोलता है कि बेटा मेहरू, वो दोनों बोलते हैं ठीक है, फिर वो होते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग एक्सचेंज होती है। तो फिर वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए देखो हम क्या लाए हैं, शुतुरमुर्ग मंगाए हैं। कह लगा अच्छा ठीक है, ओके। वो लड़की जो मेहरू आती है वो पंख ले जाती है। तो अब वो कहता है अलाउद्दीन खिलजी से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो वो कहता है कि आपकी जान, मतलब हम मेहरू से निकाह करना चाहते हैं। तो वो एट द एंड एग्री हो जाता है, ठीक है मेहरू से विवाह कर लो। फिर बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ही करता है, जो उसका भतीजा भी है अली गुरशास्त्र, एंड वह उसका दामाद भी बन जाता है। तो अलग ही लेवल है जिनका, याद रखना। दैट इज जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश की स्थापना करता है। दैट वाज द ईयर 1290 जब स्थापना की जाती है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी इसकी पार्किंग लगा देगा, 1296 में, किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी भारत को मंगलों से मुक्त कराएगा, अलग ही लेवल इसका है, ठीक है। कि खिलजियों के लिए तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन अपने इरादों को इतना बुलंद मत करो कि उसी के बोझ तले दफन हो जाओ। आज तक ऐसी मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन करे, राइट। ये कुछ डायलॉग्स हैं उस मूवी के, ठीक है। आगे बढ़िए 47। उड़ीसा में जजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ लड़ाई में वारंगल के साथ रुद्रदेव की मदद की थी। तो किसके साथ रुद्रदेव की मदद की थी ये बताइए। 47 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, काफी आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को पढ़िए और समझ में आएगा आपको, ठीक है ठीक है। आगे बढ़िए फटाफट से। सर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ब्राइन का गाना है, ब्राइन का गाना तो नहीं सुना मैंने, गाना तो मैंने सुना है लाइक अरे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ब्रूनो मार्स अच्छा गाता है, ब्रूनो मार्स, ठीक है।
करेक्ट आंसर है भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान जो गयासुद्दीन तुगलक का मैटर चला था, ये तब की बात है, ये बात कब की है सर? ये बात आपको देखने को मिलती है 1325 की, जो बुखारा खान का विद्रोह था, बुखारा विद्रोह आपको देखने को मिल रहा था उस समय की बात है, ठीक है वही तो है ना। उड़ीसा में जगन्नाथ के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ लड़ाई में नहीं दूसरा बैटल है, 1317 बैटल है, 1317 वारंगल अभियान की बात है, 1327 वारंगल, 27 में 25 में मारा जाएगा, 20 17 23 की बात है, 1323 1323 की बात है, 1323 वारंगल की बात है, तो गयासुद्दीन आपको देखने को मिल जाएगा। 1323 परफेक्ट है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल, निम्नलिखित महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना भारत में 48 क्वेश्चन के बारे में बताइए किसने की है, ठीक है। हे केशव, मैं ब्रह्म होना चाहता हूं, मैं परम होना चाहता हूं। अर्जुन, इस युद्ध में परम जैसी चीजें हैं ही नहीं, तुम्हारा और मेरा कार्य सिर्फ कर्म करने का है। त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं जो मैं चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसको पाने की चाह मुझ में हो। त्रिलोक का स्वामी होने के पश्चात आज भी मैं अपने कर्म कर रहा हूं, तो ब्रह्म का होना तो निश्चित ही नहीं है। ब्रह्म मैं हूं, तुम नहीं हो सकते। ये कहते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब यहां आपको पता लगेगा कि ये अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में ब्रह्म समझ, तो हे केशव ब्रह्म, तो इससे रिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। केशव चंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49th क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महाभाष्य ग्रंथ की रचना करी? दैट इज बाय पतंजलि। महाभाष्य किसके समय में की थी सर? पुष्यमित्र शुंग आपको देखने को मिलता है, शुंग डायनेस्टी के, जिन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी। शुंग वंश की नींव रखी है, शुंग डायनेस्टी की नींव रखी है, शुंग डायनेस्टी की नींव रखी है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। शुंग डायनेस्टी की नींव रखी है, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। डी इज ये पतंजलि होगा। नेक्स्ट है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किसने बनवाई है? कुव्वतुल इस्लाम भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा पूछा है, ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट क्या है? कुव्वतुल इस्लाम बनवाई किसने? कुव्वतुल इस्लाम, ये कुव्वतुल इस्लाम जो है ये दिल्ली सल्तनत की पहली मॉस्क है, फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट मस्जिद जो दिल्ली सल्तनत में बनाई गई है। इन दिल्ली सल्तनत बनवाई किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। सबसे नजदीक क्या देखने को मिलता है सर? वह कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के सबसे नजदीक आपको देखने को मिलता है, कुतुब मीनार के सबसे नजदीक देखने को मिलता है, ठीक है। चलो हाँ, 2 अश्वमेध यज्ञ भी पतंजलि ने कराए थे, किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए कराए थे, पुष्यमित्र शुंग। बी द करेक्ट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन। आगे बढ़िए, 51वां सवाल, मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की है। किसने की है भाई? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने की है, मदन मोहन मालवीय ने की है, एमएमएम मदन मोहन मालवीय ने की है। द करेक्ट आंसर वुड बी 1915। 1915 करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 51वें सवाल का जो करेक्ट आंसर है क्या है? 1915। तो हमने 50 सवाल करे, कैसा लगा आपको 50 सवाल करके? 50 सवाल करने के बाद आपको कैसा लगा? फटाफट बताएं कमेंटों में। मदन मोहन मालवीय ने किया, कैसा लगा आपको? लगा पूरी हिस्ट्री आपके दिमाग में आ रही है, छप रही है, आ रहा है समझ में? बताइए। अब आपको थ्योरी भी कराई जाएगी, है ना, और अलग अलग यानी एंशिएंट की तैयारी अलग कराएंगे, मेडावल की अलग, मॉडर्न की अलग। ये तो सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि आपका रिवीजन कैसा है, तो ये चेक करने के लिए था। बहुत बेहतरीन, आगे बढ़िए, मजा आ गया। ये लो तो 52वां सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? क्या खेलता था ऐबक? तुम्हें लगता है कुश्ती खेलेगा ऐबक? तुम्हें लगता है कुश्ती खेलेगा? नहीं खेलेगा। क्या वो हॉकी खेलेगा? नहीं। कबड्डी खेलेगा? नहीं। पोलो खेलेगा? जी हाँ, पोलो ही वो खेला करता था, ठीक है। कितना क्या खेलता था बाबू? आउटडोर गेम वो पोलो ही खेला करता था। तो पोलो परफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि पोलो खेला करता था। क्या पोलो खेला करता था? बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है, खेलता था पोलो। और एक दिन 1210 में पोलो खेलता हुआ गिर गया और उसकी पार्किंग लग गई, ठीक है। देखो अब जैसे मैंने बताया, पोलो में 1210 में, ठीक है, वो पोलो खेलता हुआ गिर गया, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, वाइल प्लेइंग पोलो, प्लेइंग पोलो, पोलो खेलता हुआ गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। 1309 में काकातीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया? जो काकातीय डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, इसके ऊपर किसने आक्रमण किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो 1309 में काकातीय डायनेस्टी पर किसने अटैक किया था? एक अच्छा सवाल है, काकातीय वंश पर, ठीक है। काकातीय वंश पर किसके द्वारा अटैक किया जाता है? फटाफट बताएं। तो काकातीय वंश के ऊपर जो अटैक किया जाता है, यहाँ प्रताप रुद्र दामन रहा करते थे, नाम क्या? प्रताप रुद्र दामन, प्रताप रुद्र रहा करते थे यहाँ पर राजा, राजा का नाम था प्रताप रुद्र। मलिक कफूर नाम के व्यक्ति थे, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कफूर, आज क्या बना है खाने में? सुल्तान, शाही गोश्त बना है। तो मलिका हुस्न को बताइए कि अगर इतना कुछ खाने में है तो हम खौफ क्यों खाएं? बहुत फैला ली सरहदें, अब एक युद्ध इश्क के नाम, युद्ध ऐलान कर दो, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपको देखने को मिलता है 54वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की है? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? फटाफट बताएं। आत्मीय सभा, आत्मा की अगर बात की जाएगी तो आत्मा, सबसे बेहतरीन आत्मा के तौर पर आपको कौन व्यक्ति देखने को मिल सकता है? सर राजाओं की आत्मा बड़ी अच्छी होती थी, राइट। राजाओं की जो आत्मा होती थी वो बड़ी ही अच्छी लेवल की होती थी। तो राजा से याद रख सकते हैं आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना की है? ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। ऐसे ही हिंट रिलेट हो जाती है। अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1905 में भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि किसने बनाई थी? भारत माता पेंटिंग किसने बनाई है? सवाल यह है कि भारत माता पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? भारत माता पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बताएं। भारत माता पेंटिंग किसने बनाई है? ठीक है, चलिए, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं 1905 में भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? दैट इज अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई जाती है प्रसिद्ध छवि, जिसको कहा जाता है क्या भला? द पेंटिंग ऑफ भारत माता, द पेंटिंग ऑफ भारत माता इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। वेरी गुड। अगला सवाल 56वां, भारत में मोहम्मद गौरी का वॉइस रॉय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी का प्रमुख गुलाम कौन था? प्रमुख गुलाम कौन था? प्रमुख गुलाम इन इंडिया, प्रमुख गुलाम इन इंडिया। देखो चारों ही लोग जो आपको यहां देखने को मिल रहा है,
ठीक है, चारों ही लोग जो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, ये चारों ही गौरी के गुलाम है, ये चारों ही गौरी के गुलाम है, राइट। चारों ही कौन है? गौरी के गुलाम है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं ठीक है, एक बच्चा कह रहा है ब्रह्म समाज के, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बाबू जो ब्रह्म है, यहां पहले ईयर तो देखो, ब्रह्म समाज जो आप बता रहे राजा राममोहन रॉय वाला, वो ब्रह्म है, ब्रह्म, ये ब्रह्मो है, और इंडियन ब्रह्मो एसोसिएशन है ये, इसको इंडियन ब्रह्म समाज कहते हैं, जो 1866 में बना है। कहां ध्यान है तुम्हारा? ये ब्रह्म समाज है जो 1828 में बना है, गलती मत करो। मैं आपको बता के हटा था, अब इसके बारे में मैंने आज की क्लास में शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन रहा होगा, मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब तू देख बेटा, अब तू गया देख ठीक है, रुक जा, देख, आज की क्लास में तो समझाया था मैंने इसको, अब तू देख बेटा, अब तू गया। अरे भाई कहां है ये? देखो, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन रॉय ने बनाया, 1866 में विवाद हुआ, तब भारतीय ब्रह्मो समाज बना था, केशव चंद्र सिंह ने बनाया था, फिर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बना था, राइट। तो ये थोड़े अलग अलग बातें हैं बाबू, इंपोर्टेंट सोसाइटीज भाई जीताना सर्च कर लेना, ये सारे विवाद दूर हो जाएंगे आपके, ठीक है। हल्की मोटी बात थोड़ी अलर्ट ले, अरे क्या चल रहा है? एक सेकंड भाई रुक जाओ, तुमने एक तो पूरा ही मैटर करा दिया। तो फटाफट अगले सवाल का आंसर आप करेंगे, पर सवाल का आंसर कहां से करोगे बिना देखे? फटाफट आप इस सवाल का आंसर करेंगे, ये सारे सवाल आपके लिए ऑलरेडी रेडी करा के रखता हूं मैं, ऐसा ना हो कि मतलब चीजों में थोड़ी डिले हो, तो डिले नहीं होने देंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है इस पर। अब बताइए प्रमुख गुलाम आपको कौन देखने को मिलता है? ठीक है चलिए बताइए प्रमुख गुलाम आपको कौन देखने को मिल रहा है? ठीक है, देखो प्रमुख गुलाम दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका दामाद भी था, दामाद तो था ही, गुलाम भी था, तो दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 56 और 57, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी? सर दैट वाज बैटल ऑफ द राइन फर्स्ट, 1191 में लड़ा गया था। गौरिया एक तरफ और एक तरफ कौन है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जीते, कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी इस बैटल को जीते हैं। सेकंड होती है 1192 में, इसमें गौरी जीत जाता है, गौरी ऑन द बैटल, पृथ्वीराज हार जाते हैं। चंदावर 1194 में होती है, जयचंद की और गौरी की, जयचंद हार जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है, बाबर एक तरफ है, दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी है, बाबर जीत जाता है। तो इस तरीके से देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए 58वां सवाल, भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों के पैरोकार क्वेश्चन मार्क ने जर्मनी में स्टटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया था 1907 में। नाम बताइए, नाम क्या है? जिनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाम बताइए। जिनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाम बताइए। करेक्ट नाम क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज मैडम भीकाजी कामा, दैट इज मैडम भीकाजी कामा, शाबाश, दैट इज मैडम भीकाजी कामा। कौन है? मैडम भीकाजी कामा आपको देखने को मिल जाते हैं, मैडम भीकाजी कामा आपको देखने को मिल जाती है। पोल आएगा अगले सवाल के लिए, तैयार रहना पोल के लिए, पोल के लिए सबके सब तैयार है ना? अगले सवाल के लिए पोल आ रहा है, ये लीजिए पोल, अगले सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसे जलियांवाला बाग हत्या के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इसने कहा था कि मैं नाइटहुड नहीं बनना चाहता, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और गांधी जी ने केसर हिंद की, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दी थी, ठीक है। फटाफट बताइए। तो सवाल मैंने पूछा है कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई है, सवाल आपके सामने है। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा? पूरा मौका दिया जा रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में आपको देखने को मिलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। बड़ी भयावह घटना देखने को मिली थी, बड़ी भयावह घटना देखने को मिली थी, 700 से अधिक भारतीय मारे गए थे। अब करेक्ट आंसर की बात करूंगा तो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये मानिए कि भाई मेजर ऑफ द क्वेश्चन के आंसर सही है, 82% लोग सही कह रहे हैं, 82% लोग सही कह रहे हैं, शाबाश, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा काल पुरापाषाण काल के बाद आता है? पुरापाषाण काल के बाद कौन सा आता है? बहुत आसान सवाल, महालल्लू सवाल है आज का, दैट इज MLS, महालल्लू सवाल है ये। फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सर पोल नहीं हट रहा, हट गया बाबू पोल, ठीक है। चलिए ठीक है, फटाफट आप बताएं करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। करेक्ट आंसर बताइए कि पुरापाषाण काल के बाद आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताएं। देखो अगर मैं बात बताऊं कि यहाँ पर पुरापाषाण काल के बाद आपको कौन सा काल देखने को मिलता है, क्या वो कैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, आयरन एज है? तो कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा? बेहतरीन बताना है सर। अगर मैं बात करूंगा दैट इज मेसोलिथिक, मेसोलिथिक आपको पीरियड देखने को मिल जाएगा, मेसोलिथिक पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज परफेक्टली फाइन, मेसोलिथिक, ठीक है। 61वें सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं है? वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का धर्म वेदांत नहीं है, यह किसने कहा था? ठीक है, ये कौन है? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? गो बैक टू द वेदास, ये अलग व्यक्ति है, वो आंसर नहीं है जो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, जो आंसर है इसमें उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक ना रुको, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद होगा, ठीक है। वेदांत सभी का धर्म है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू द वेदास, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा था बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव शासक किसको कहा जाता है? अंतिम पल्लव शासक किसको कहा जाता है? बताइए, पल्लव शासक किसको कहा जाता है? लास्ट पल्लव शासक किसको कहा जाएगा? काफी आसान हो जाएगा। पहला पल्लव कौन था? सिम्हा विष्णु, फर्स्ट यानी संस्थापक कौन था? सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु आपको देखने को मिलता है, सिम्हा विष्णु, ठीक है। राजधानी कांचीपुरम कैपिटल है इनकी, कांचीपुरम कैपिटल है, कांचीपुरम, कांचीपुरम कैपिटल आपको देखने को मिलती है। अपराजित वर्मन लास्ट रूलर है, लास्ट रूलर कौन है बाबू? अपराजित वर्मन। अबे डी होगा क्या? क्या कहां जाना है तुम्हारा? डी होगा आंसर, अपराजित वर्मन, पल्लव, लास्ट पल्लव, शाबाश, लास्ट पल्लव हो जाएगा वो, हाँ बढ़िया।
63 निम्नलिखित में से किसने 1920 में मराठी शिक्षा मूकदायक शुरू की थी? ये वही आदमी है जिन्होंने 1927 में मनुस्मृतियां चला दी, मनुस्मृति चला दी, क्योंकि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था दी गई है। करेक्ट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर बताएं। जिन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी भी स्टार्ट किया था, बहिष्कृत हितकर्णी भी स्टार्ट किया था इन्होंने, हितकर्णी भी इन्होंने स्टार्ट किया, बहिष्कृत हितकर्णी भी इन्होंने स्टार्ट किया, बहिष्कृत हितकर्णी भी इन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देता है? बात हो चुकी है इस बारे में पहले ही। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? संलेखना विधि से प्राणों को त्याग देता है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। 297 में अपने प्राणों को त्याग दिया, 297 BCE बिफोर कॉमन एरा, इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। 65वां सवाल, ठीक है, ये आपको बताना है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ठीक है, फटाफट आप बताइए किस वर्ष किया गया है। सहजानंद, सहजानंद आपको देखने को मिल जाएंगे, जो लीडर है इसमें, सहजानंद आपको लीडर देखने को मिल जाएंगे। हुआ था 1936 को, पहला आपका अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन, सहजानंद इसमें लीडर आपको देखने को मिल जाएंगे। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अमित यादव अगला सवाल ये बता, मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष पहले से कितने वर्ष तक की मानी जाती है? मध्यपाषाण युग, मध्यपाषाण युग की अवधि कितनी मानी जाती है? ये रेलवे के द्वारा पूछ रहा हूं, एसएससी इसमें कुछ अलग मानता है। एसएससी ने कह रखा है कि यह अवधि 10,000 से लेकर 4,000 है, अपना अपना सबका हिसाब किताब है। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, फटाफट बताओ। ठीक है, 66वें नंबर का सवाल है, 66 नंबर का, फटाफट बताएं। रेलवे कितनी मानता है बाबू? रेलवे जो मानता है, रेलवे मानता है 12,000 से 10,000, रेलवे का अपना अलग जलवा है। एसएससी मानता है इतनी, ठीक है, 10,000 से लेकर 4,000, कुछ किताबों में 10,000 से 8,000 भी है, 4,000 भी, अलग अलग है यार। ठीक है, 12 से 10 मानता है रेलवे। बढ़िया, अगला सवाल, ऋग्वेद में एक भजन ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के संवाद है, वो नदियां कौन कौन सी थी? ठीक है, फटाफट बताइए। हाँ, बहुत बेहतरीन, इसमें हिंट बताऊंगा मैं आपको। दोनों ही नदियां बेस्ट थी, जो ऋषि विश्वामित्र से बात करती है वो बेस्ट नदी आपको देखने को मिलती है, बेस्ट नदी, बेस्ट रिवर है वो, बेस्ट रिवर आपको देखने को मिलती है, रिवर्स, बेस्ट रिवर्स आपको देखने को मिल जाती है। करेक्ट आंसर बताइए, बेस्ट रिवर्स आपको कौन सी देखने को मिलती है? फटाफट बताइए, बेस्ट रिवर्स आपको देखने को मिल जा रही होती है। ठीक है, चलो बेहतरीन सवाल है और काफी बेहतरीन सवालों में से एक इसको जाना जाता है। फटाफट बताइए, इन द ऋग्वेदा देयर वाज ए हाइम इन ए डायलॉग फॉर्म बिटवीन सेक विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स वर्शिप्ड एज ए गॉडेस, व्हाट इज द नेम? फटाफट बताइए करेक्ट आंसर। इसमें बच्चे वो बेस्ट नदी का मतलब नहीं समझ रहे आप, मुझे समझ में नहीं आ रही बेस्ट नदी का मतलब क्यों नहीं समझ पा रहे आप? बेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बी से ब्यास, एस टी से सतलुज, ब्यास और सतलुज, करेक्ट आंसर, बी एस टी, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज, डी राइट। 68, रुद्रसेन द्वितीय ने किस वंश के थे जिन्हें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? बाद में इसकी हत्या किसने की? रुद्र थर्ड ने कर दिया, रुद्र तृतीय द्वारा हत्या कर दी गई है। जो रुद्र तृतीय है ये शक का राजा है, और ये जो रुद्र द्वितीय है, रुद्रसेन द्वितीय है, ये वाकाटक था, उज्जैन का रहने वाला, उज्जैन का वाकाटक था, ये उज्जैन का वाकाटक था। बाद में इसकी हत्या कर दी गई। प्यार वार का चक्कर था, थोड़ा लड़कीबाजी का चक्कर था। इस चक्कर में हुआ क्या था कि प्रभावती से प्यार करता था रुद्र, शक था। अब हुआ क्या, चंद्रगुप्त ने गुस्से में आकर उसका विवाह किससे करते? रुद्रसेन द्वितीय से। जब इसको पता लगी तो इसने रुद्रसेन की पार्किंग लगा दी, तो ये तो बेटी विधवा हो गई, तो इस चक्कर में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी थी गुस्से में। वाकाटक था वो, उज्जैन का था, उज्जैनी। मित्र बताइए, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है? कुषाण उत्तर मौर्य काल के प्रमुख शासकों में से थे, करेक्ट आंसर है। ठीक, दूसरा है कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र भगवान के पुत्र की उपाधि धारण की है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति कनिष्क द्वारा आयोजित की गई थी, ये स्टेटमेंट गलत है बाबू, ये फोर्थ होनी चाहिए थी, फोर्थ संगीति इसमें देखी थी, फोर्थ। अशोक जो बुद्धचरित्र के लेखक थे, कनिष्क के दरबारी थे, हाँ बिल्कुल थे, और ये चौथी सभा के उपसभापति भी थे। सभापति कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, चलिए अगर किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान हैंसवांग ने पल्लव राजधानी काची का दौरा किया था? तो इसको पहले पढ़ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है, इसी के समय में हैंसवांग आया था, पल्लव डायनेस्टी में आया था। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी में आया था। चलिए अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? उलेमा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। उलेमा दिल्ली सल्तनत में यूज होता था, उलेमा किस लिए यूज होता था बताओ? उलेमा शब्द का प्रयोग किस लिए यूज होता था? बताओ फटाफट से, उलेमा शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? देखो उलेमा शब्द का जो प्रयोग होगा ना, वो उलेमा वो विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद के लिए होता था, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद, तो लर्न्ड थियोलॉजीज एंड ज्यूरिस्ट के लिए होता था उलेमा शब्द का प्रयोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आसान सवाल है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बता दो बिना परेशानी के। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? करेक्ट आंसर होगा कि यहां पर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। परफेक्ट, फाइन। ठीक है, 73वां सवाल, दिल्ली सल्तनत काल के निम्नलिखित कवि में से किसने कव्वाली, जो अरबी कौल बोलना से निकलता है, इसको लोकप्रिय बनाया? तो कव्वाली दिल्ली सल्तनत में किसके काल में चलती थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ। देखो अमीर खुसरो तबला बजाते थे, वीणा बजाते थे, उन्होंने कव्वाली को फेमस कर दिया, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह किया था? नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ जो विद्रोह है वो किसके द्वारा किया गया है? बेहतरीन ढंग से बताइए बाबू। नसीरुद्दीन खुसरो
पूरा नाम है नसीरुद्दीन खुसरो तुगलक के बारे में। नसीरुद्दीन खुसरो की बात की जा रही है। नसीरुद्दीन खुसरो है कौन? खिलजी है, खिलजी। नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी है ये। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, कि नाम काफी हद तक सिमिलर से देखने को मिलता है, इस वजह से मैटर होता है, पूरा पूरा मैटर इसी वजह से होता है। नेक्स्ट 75वां सवाल, दिल्ली सल्तनत की लोधी वंश के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? बहुत बेहतरीन। लोधी वंश के समय मोट मस्जिद बनती है, मोट की मस्जिद बनती है। सिकंदर ने बनवाई थी, सिकंदर लोधी ने बनवाई थी, सिकंदर लोधी ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बाबू आपके 75 सवाल होते हैं। आज की क्लास को 75 सवाल पे रोकेंगे। कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि मेरी अभी जरा दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है ऐप के ऊपर, तो यहाँ पर बाकी के बचे हुए जो 25 सवाल होंगे वो अगली क्लास में कवर होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर होंगे। आज के लिए वो क्वेश्चन आपको मिल जरूर जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं, उनका आंसर भी टिक करके भिजवा दिया जाएगा। रेगुलरली क्लास से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब आप लाइव आते हैं तो आपको कई फीचर्स मिलते हैं, जैसे पोल का फीचर आपको मिलता है, प्लस आपको बहुत सारे ऑप्शन सीखने का मौका मिलता है, प्लस आपको देखने को मिलता है कि क्लास में कितने छात्रों को आ रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को शेप दे सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत बहुत बेहतरीन रही है। मतलब ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लास है जो मेरे द्वारा हिस्ट्री की ली गई है। एक बार में संपूर्ण हिस्ट्री के बारे में इस प्रकार के इधर उधर से जो सवाल आते हैं ना, जो आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, वो बड़े अच्छे सवाल थे। सारे ही सवाल एकदम प्राइम लेवल के, बड़े अच्छे क्यूट क्यूट सवाल थे। क्यूट आप भी हैं, हाँ? तो कल भी 1 ही बजे दोपहर में क्लास देखने को मिलेगी, बड़ी बढ़िया क्लास होगी। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हंसिए, गाइए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आज दोपहर में 4 बजे आपको देखने को मिलेगा मॉक नंबर 3, जो एनटीपीसी का मॉक होगा जीएस सेक्शन का, और पुराने मॉक के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? जो कल मॉक मैंने कंडक्ट कराया था, तो देख जरूर लेना। बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शाम को 8 बजे क्लास है, क्लास में आना बिल्कुल मत भूलना। आज उसके अंदर हम पोस्ट गुप्ता एरा को पढ़ेंगे, ये हर्षवर्धन काल, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, कल मिलूंगा। हर एक बच्चा, मतलब हर एक बच्चा, बाकी के काम हो जाएंगे किसी और समय में, लेकिन ये वो समय है जब मुझे आपका सिलेक्शन कराना है। कल मिलता हूँ आपसे इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम।